ट्वेल्थ क्लास बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पर्यवेक्षण या सुपरविज़न। पर्यवेक्षण सुपरविज़न के बारे में पहले मीनिंग समझ लेते हैं, उसके बाद चलते हैं इसकी डिटेल में। हम लोगों ने पढ़ा कि हमारी जो कंपनी होती है उसमें सबसे बड़े अधिकारी हमारे डायरेक्टर्स हैं, उसके बाद आते हैं मैनेजर्स, मैनेजर के बाद आते हैं सुपरवाइज़र्स और सुपरवाइज़र के बाद जैसे कि वर्कर आते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वर्कर जो हमारे होते हैं, श्रमिक जो वस्तु बना रहे होते हैं, उसके जस्ट ऊपर जो अधिकारी होते हैं उनको हम सुपरवाइज़र या हिंदी में पर्यवेक्षक बोलते हैं। सुपरवाइज़र एक व्यक्ति है और उसके द्वारा किए जाने वाले काम को सुपरविज़न कहा जाता है। पर्यवेक्षक एक व्यक्ति है और उसके द्वारा किए जाने वाले काम को पर्यवेक्षण कहा जाता है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि ये सुपरवाइज़र जो होता है इसका सम्मान जस्ट वर्कर के ऊपर होता है। ये वर्कर को ट्रेनिंग देता है, वर्कर को समझाता है, उनको निर्देश देता है, उनके काम के लिए प्लान करता है, वर्कर की समस्याओं को सुनता है, उच्च अधिकारियों से उनको हल करवाता है। वर्कर के ऊपर लगातार नज़र ये रखता है कि वो सही प्रकार से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, पूरा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहीं वो गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो जो सुपरविज़न शब्द है ये सुपर और विज़न दो शब्दों से मिलकर बना है। सुपर का मतलब है बहुत अच्छे तरीके से, विज़न का मतलब होता है देखना या नज़र रखना। तो वर्कर के ऊपर ये नज़र रखता है, सभी वर्कर के कार्य के ऊपर नज़र रखता है। डेफिनेशन पर आते हैं। आरसी डेविस की डेफिनेशन है, पर्यवेक्षण का कार्य यह निश्चित करना है कि जो कार्य किया जा रहा है वो योजना और निर्देशानुसार है कि नहीं। जैसे हमने प्लान किया था वर्कर वैसे ही कार्य कर रहे हैं, कहीं अपनी मर्जी के अनुसार तो कार्य नहीं कर रहे। जैसी प्लानिंग है वैसा ही, और निर्देशानुसार जैसे उनको बताया गया था वैसे कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सो अकॉर्डिंग टू आर सी डेविस, सुपरविजन इज़ द फंक्शन ऑफ एश्योरिंग। एश्योरिंग मतलब ये एश्योर करना दैट द वर्क इज़ बीइंग डन इन अकॉर्डेंस, की कार्य जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, विद द प्लान एंड द इंस्ट्रक्शन। जैसे प्लान किया था उसके अनुसार और जैसे इंस्ट्रक्शन दी गई थी उसके अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगला है विशेषताएं या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपरविज़न। तो जो विशेषताएं इसमें आती हैं, पहला है प्रबंध के सभी स्तरों पर ये व्याप्त होता है। सुपरविज़न हर एक लेवल पर होगा। जो डायरेक्टर है वो मैनेजर का सुपरविज़न करेगा, मैनेजर फोरमैन का, फोरमैन जो है वो वर्कर का करेगा या सुपरवाइज़र का करेगा, सुपरवाइज़र वर्कर का करेगा। इट्स परफॉर्म्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड है निर्देशन का मुख्य भाग या फिर मेन फंक्शंस ऑफ द डायरेक्शन। डायरेक्शन जो की जाती है, निर्देशन जो किया जाता है, उसका ये मेन पार्ट होता है। निर्देश जब दिए जाते हैं तो उसके अंतर्गत हम पहले सुपरविज़न करेंगे, फिर वर्कर को निर्देश देंगे कि भाई ये कार्य ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। थर्ड पॉइंट है लगातार चलने वाली प्रक्रिया, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। तो सुपरविज़न ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक बार हो गया तो हो गया, लगातार ये होना चाहिए। जहाँ पर गलती करेगा वर्कर वहाँ पर हम लोग इसको चेक करेंगे। सो इट्स कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। फोर्थ पॉइंट है पर्यवेक्षण आमने सामने ही होता है। सुपरविज़न इज़ डन फेस टू फेस। ऐसा नहीं है हम अपने ऑफिस में बैठे बैठे फ़ोन पे पता कर लें हाँ भाई कितना काम हो गया, तो ये पर्यवेक्षण नहीं होगा। पर्यवेक्षण का मतलब होगा हम वर्कर के पास जाएं और जा कर के उसके काम को सामने सामने चेक करें। पांचवा पॉइंट ये सुनिश्चित करना है कि कार्य वांछित गति से चल रहा है कि नहीं। इट मेक्स श्योर दैट द वर्क इज़ डन ऑन द विद रिक्वायर्ड स्पीड। कि जितनी स्पीड से हमने वर्कर को कार्य करने के लिए बोला था वर्कर उतनी गति से कार्य करें कि नहीं, कहीं उनकी स्पीड कम तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो वो अपने पूरे कार्य को निश्चित समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। सिक्स पॉइंट है इसका उद्देश्य साधनों का अनुकूलतम उपयोग करना है। इट्स ऑब्जेक्ट इज़ टू मेक द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी हमारे पास साधन हैं, जितने रिसोर्सेज हैं, उनका हम पूरा उपयोग करें ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएँ। सेवन्थ पॉइंट है निम्न स्तरीय प्रबंधकों के लिए इसका विशेष महत्व है। इट्स मोस्टली डन बाय द लोअर मैनेजमेंट। सुपरविज़न का काम सामान्यतः जो होता है वो वर्कर के ऊपर होता है, इसलिए निम्न स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है। आठवां पॉइंट है इसकी आवश्यकता हर समय रहती है। इट्स रिक्वायर्ड एट ऑल द टाइम्स। अभी हमने पढ़ा कि ऐसा नहीं है कि सुबह आते ही हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया और हमारा काम ख़त्म हो गया। इंस्ट्रक्शन देने के बाद हमें देखना भी है कि जो हमने बताया ये वैसे कर रहे हैं या अपनी मर्ज़ी से, ये हमने जो आदेश दिए थे, समझाया था, उसका कुछ और मतलब तो नहीं समझ लिया। नाइन्थ पॉइंट है पर्यवेक्षण अप्रत्यक्ष रूप से नहीं हो सकता। इट कांट बी डन विदाउट द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जब तक हम वर्कर के काम को कुछ जाके चेक नहीं करते तब तक सुपरविज़न नहीं हो सकता। अगला टॉपिक है हमारा पर्यवेक्षक की भूमिका और पोजीशन और द रोल ऑफ द सुपरवाइजर्स। सुपरवाइज़र के रोल या उसकी भूमिका क्या है। तो पहला पॉइंट है एक मुख्य व्यक्ति के रूप में, एज ए की पर्सन। एक मुख्य व्यक्ति के रूप में करता है, ये वर्कर को लगातार गाइड करता है कि आप कैसे करें, उनकी समस्याओं को हल करता है।
वर्क इज़ डन एज ही डायरेक्ट्स, वर्कर वैसा ही काम करते हैं जैसा ये बताता है, तो इसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो सही होनी ज़रूरी होती है। अगर इसकी ज़रा से भी इंस्ट्रक्शंस या गाइडेंस गलत हो जाती है तो इससे पूरी कंपनी में कार्य करने वाले वर्कर गलत कार्य करेंगे और कंपनी समाप्त तक हो सकती है। सेकंड पॉइंट है एक मध्यस्थ के रूप में, एज ए मैन इन द मिडल। ये मध्य में आता है, उच्च स्तरीय जो प्रबंधक हैं और नीचे इनके जो होते हैं वर्कर होते हैं। तो ऊपर वाले मैनेजर्स की बात वर्कर को समझाना, वर्कर की समस्याएं मैनेजर्स तक बताना, इसलिए हम कहेंगे ये मैनेजर और वर्कर के मध्य में आते हैं। टू मेंटेन द गुड रिलेशन बिटवीन द टू, दोनों के बीच में संबंध, अगर दोनों के बीच में कोई मतभेद हो जाता है तो उसको भी हल करने में ये मदद करता है। इट इंटीमेट्स द मैनेजर, मैनेजर को ये इन्फॉर्म करता है, सूचनाएं देता है। प्लान्स जो बनाए मैनेजर ने वो वर्कर को बताएगा। कंपनी के जो उद्देश्य हैं वो वर्कर को बताएगा, कंपनी की नीतियों के बारे में वर्कर को बताएगा, और उन आदेशों निर्देशों जो उच्च अधिकारियों ने दिए उनका वर्कर पे क्या प्रभाव पड़ा, वर्कर का उनके प्रति क्या रिएक्शन है, वो भी मैनेजर्स को सूचनाएं देगा। उनकी इमोशंस के बारे में, वर्कर की कोई कंप्लेंट है तो वो भी मैनेजर को बताएगा, और मैनेजर की कोई कंप्लेंट है वो वर्कर को बताएगा। थर्ड पॉइंट है एक मानवीय संबंध विशेषज्ञ के रूप में, एज ए ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट। ये रोज़ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है सबॉर्डिनेट्स की। सबॉर्डिनेट मतलब इसके नीचे काम करने वाले जो वर्कर होते हैं उनके सामने जो भी समस्याएं होती हैं इनको ये हल करवाता है। थर्ड अगला टॉपिक है पर्यवेक्षण का महत्व, आवश्यकता, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द सुपरविज़न। अब महत्व आवश्यकता के पॉइंट्स में आते हैं। पहला है सूचनाओं का प्रेषण सुनिश्चित करना, एंश्योर्स इशूइंग इंस्ट्रक्शंस। पर्यवेक्षक का महत्व या आवश्यकता क्यों होती है? तो पहला, ये सूचनाओं का प्रेषण सुनिश्चित करता है। ये देखता है कि सही व्यक्ति को सही समय पर सही सूचना मिल रही है कि नहीं मिल रही, इसका कार्य होता है, या सूचनाओं को पहुंचाना। सेकंड पॉइंट है नियंत्रण में ये सहायक होता है, इट फैसिलिटेट कंट्रोल्स। उच्च अधिकारियों को नहीं वो मालूम होता कि वर्कर क्या कार्य कर रहे हैं, ये वर्कर के जस्ट ऊपर होते हैं, तो ये चेक करते हैं कि वर्कर ने क्या कार्य कर लिया। दे चेक द वर्क परफॉर्म बाय द वर्कर्स एंड फाइंड द डेविएशंस। और यदि उनके कार्य में कोई विचलन हो रही है, वो कम ज़्यादा वस्तुएं बना रहे हैं, इसकी सूचना भी उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाती है। और कार्य करते समय अगर कोई गलती वो वर्कर करते हैं तो फिर उस गलती को सुधारने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन जो है इसके द्वारा लिए जाते हैं। सो दे टेक द करेक्टिव एक्शंस रिलेटेड टू द वर्क परफॉर्म बाय द वर्कर्स। थर्ड पॉइंट है साधनों का अनुकूलतम उपयोग या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी साधन हमारे पास हैं उनका अनुकूलतम उपयोग ये करता है, बेस्ट यूटिलाइजेशन करता है। ये चेक्स ये देखता है कि साधन क्या होते हैं, जैसे पैसा हो गया, कच्चा माल हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, मशीनें हो गई, वर्कर हो गए। ये चेक करता है कि सब का चीज़ों का पूरा यूज़ हो रहा है। ही चेक्स एंड सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्कर्स प्रॉब्लम। ठीक है, और यदि कोई मशीन वगैरह ख़राब हो गई तो उसको रिपेयर करवाने का काम भी यही करेगा। फोर्थ पॉइंट है अनुशासन बनाए रखना, मेंटेनेंस ऑफ द डिसिप्लिन। ये देखता है कि अनुशासन हमारी कंपनी में पूरा बना रहे, किसी प्रकार की कोई कमी न हो, सभी के सभी वर्कर जो हैं वो कंपनी के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, उनके नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। पांचों पॉइंट है वापस जानकारी या फीडबैक। ये वापस जानकारी देता है, गेट्स थ्रू द सजेशंस कंप्लेंट्स ऑफ द वर्कर। ये वर्कर्स के थॉट जो होते हैं उनको लेता है, वर्कर के सुझाव जो होते हैं सजेशंस उनको लेता है, वर्कर की शिकायतें जो होती हैं उनको लेता है और उच्च अधिकारियों तक ये पहुंचाता है। पर जब उच्च अधिकारियों तक पहुंचाए तो अपनी रिपोर्ट साथ में लिखता है कि हाँ ये वर्कर की सजेशन है, ये संस्था के लिए लाभदायक हो सकती है, तो आप इसके बारे में एक बार विचार कर लीजिए। सिक्स पॉइंट है संदेश वहन में सुधार करता है, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, क्योंकि ये टू वे कम्युनिकेशन करता है। उच्च अधिकारियों के संदेश को नीचे वाले कर्मचारियों के संदेश को ऊपर पहुँचाता है, जिससे कि मैनेजर के उद्देश्य आदेश जो थे वर्कर तक पहुंच गए, उन्होंने इसको पूरा कर दिया, वर्कर की समस्याएं मैनेजर तक पहुंच गई, तो दोनों अधिकारी, चाहे वो हम मैनेजर की बात करें या वर्कर्स की बात करें, दोनों ही खुश रहते हैं क्योंकि उनका काम पूरा हो रहा है। सेवन्थ पॉइंट है अभिप्रेरणा में सुधार, इम्प्रूव्स मोटिवेशन। ही मेक्स एम्प्लॉय फील दैट दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द कंपनी। ये वर्कर्स को ऐसा अनुभव करवाता है कि कंपनी के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब वर्कर को ऐसा अनुभव होने लगता है तो वर्कर भी पूरी जिम्मेवारी के साथ संस्था के लिए कार्य करते हैं, जो संस्था के लिए हितकारी होती है। आठवां पॉइंट है कर्मचारियों का मित्र और मार्गदर्शक ये होता है। ही एक्ट्स लाइक ए फ्रेंड एंड द गाइड टू द वर्कर्स। ही हेल्प्स इन द डेवलपमेंट एंड द ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर्स। ये वर्कर के मित्र बनकर कार्य करता है, मार्गदर्शक करता है, उनकी समस्याओं को हल करता है
वर्कर कैसे अपनी कार्य प्रणाली में सुधार कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, उसको आता है। और वर्कर जब आता है कंपनी में तो उसे ट्रेनिंग भी यही देता है, और बीच बीच में अगर वर्कर को कोई कार्य नहीं आ रहा तो उसे भी ये समझाता है, तो ये ट्रेनिंग देने का काम भी करता है। 9th पॉइंट है कर्मचारियों में मतभेद ये मिटाता है, ये रिमूव्स द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द वर्कर्स। वर्कर के बीच में मतभेद अगर कोई हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उसको भी ये मिटाने का काम करता है, क्योंकि लड़ाई झगड़े का संस्था की उन्नति और प्रगति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। 10th पॉइंट है उत्पादन की मात्रा स्तर को बनाए रखना, ये मेंटेन्स द क्वांटिटी एंड द लेवल ऑफ द वर्क डन बाय द वर्कर। ये देखता है कि वर्कर उतनी पर्याप्त मात्रा में वस्तु का उत्पादन करते रहें और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य का जो स्तर है, जो लेवल है, वो भी सही हो। 11th पॉइंट है संस्था की लक्ष्य प्राप्ति, गोल इज अचीव्ड बाय द कंपनी बाय इट्स एफर्ट। वर्कर से ये कार्य को पूरा करवा देता है। यदि प्रत्येक वर्कर अपने अपने कार्य को पूरा करेगा तो अपने आप ही संस्था के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी संस्था। अगला है किसे कार्य करना है, ये बताता है कि भाई कौन व्यक्ति क्या कार्य करेगा, कैसे कार्य करेगा, ये सब कुछ गाइड कौन करता है, यही करता है। ही टेल्स व्हाट, हाउ एंड बाय whom द वर्क इज़ टू बी डन। अगला है हमारा पर्यवेक्षक के कार्य है, फंक्शंस ऑफ ए सुपरवाइज़र। अभी हमारा सुपरवाइज़र जो है वो क्या कार्य करता है, क्या कार्य इसको करने चाहिए। तो पहला तो है प्लानिंग, इसका कार्य, नियोजन इसका कार्य है। ये वर्कर्स के बारे में सारा प्लान करता है, चाहे वो दैनिक आधार पर हो, डेली बेसिस पर हो, वीकली बेसिस पर हो, कि हफ्ते भर में क्या प्लान करना है। ये मेक द एस्टिमेट्स ऑफ द रॉ मटेरियल, अनुमान लगाता है कि कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितनी मशीनें चाहिए, कितने औजार इक्विपमेंट्स हमारे को चाहिए और कितने वर्कर हमारे को चाहिए, तो ये सभी का अनुमान लगाता है। सेकंड है संगठन या ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का मतलब संगठित करना, इकट्ठा करना, सब चीज़ों को इकट्ठा करता है, कच्चे माल को इकट्ठा करता है, मशीनों को इकट्ठा करता है। उसके बाद में जो भी काम होता है वो सारा काम ये वर्कर के बीच में बांट देता है, और जब वर्कर के बीच में काम को बांटा जाता है उसको कहा जाता है डिवीज़न ऑफ द वर्क। तो ये जब वर्कर में कार्य का बंटवारा कर रहा होता है तो वर्कर की योग्यता के अनुसार ये काम बांटता है, उसकी क्वालिफिकेशन के अनुसार काम बांटता है, ताकि उसको कार्य करने में कोई परेशानी ना आए। थर्ड पॉइंट है नियंत्रण या फिर कंट्रोल। ये वर्कर को कंट्रोल करता है ताकि वो अपने कार्य को सही समय पर पूरा कर ले। डिटेल में आप कंट्रोल चैप्टर हमारा देख सकते हैं। और ये वर्कर को कार्य पूरा करने के लिए मोटिवेट भी, प्रेरित भी करता है। फोर्थ पॉइंट है माल की उचित किस्म का आश्वासन, एश्योरेंस ऑफ द क्वालिटी। कि जो माल जो वर्कर के द्वारा बनाया जा रहा है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का बनना चाहिए। लगातार ये काम को चेक करता है उनकी, क्योंकि अगर वर्कर जो चीज़ बना रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी तो मार्केट में हमारी कंपनी की गुडविल कम हो सकती है। वस्तु को बनाने के लिए मशीनें भी बहुत अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। यदि मशीन ख़राब है तो वस्तु भी सीधी सी बात है ख़राब ही बनेगी, इसलिए मशीनों को लगातार रिपेयर करवाने का काम भी इसके द्वारा किया जाता है। पांचवा पॉइंट है निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ द टारगेट्स। हम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, इसका जो है वो ध्यान रखता है। ही चेक्स वेदर द रॉ मटेरियल, वर्कर्स एंड मशीन्स आर वर्किंग प्रॉपर्ली एंड दे आर यूटिलाइज प्रॉपर्ली। ये जिस बात का ध्यान रखता है कि जो कच्चा माल हमारे पास है, रॉ मटेरियल है, क्या उसका प्रॉपर्ली यूज़ हो रहा है, क्या वर्कर जो है अपना काम सही कर रहे हैं, मशीनें जो हमारे पास है क्या वो सही प्रकार से काम कर रही हैं। तो इनकी योग्यता का सही प्रकार से ध्यान रखा जाता है। 6 पॉइंट है विभागीय लेके रखना, मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड। इस बात का ध्यान रखता है कि हम जो वर्कर ने जो भी काम किया, जितनी जितनी चीज़ों का निर्माण किया, तो उसका ये पूरा हिसाब किताब रखता है और उसके आधार पर ही वर्कर को तनख्वाह इत्यादि जो है वो दिलवाई जाती है। अगला है प्रबंधकों और कर्मचारियों में मधुर संबंध स्थापित करना, टू एस्टेब्लिश कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। प्रबंधक और मैनेजर हमारे जो हैं और वर्कर जो हैं उनके बीच में अगर कोई मतभेद, लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसको ही हल करवाता है। प्रबंधकों की शिकायतों को वर्कर से दूर करवाता है और वर्कर की समस्याओं को प्रबंधकों से हल करवाता है। अगला है कर्मचारियों को प्रेरित करना, मोटिवेट्स वर्कर। अभी हमने पढ़ा कि वर्कर को अभिप्रेरित करता है कि अपने लक्ष्य को वो पूरा करें या अधिक से अधिक कार्य करें। अगला पॉइंट है प्रशिक्षण तथा मार्गदर्शन, ट्रेनिंग एंड द गाइडेंस। ये वर्कर्स को कार्य करने की ट्रेनिंग देता है, उनको गाइड करता है, उत्पादन की कोई नई तकनीकें आई हैं वो वर्कर को समझाता है। ये ट्रेनिंग अपने पुराने वर्कर को देता है ताकि नई कोई उत्पादन की तकनीक आई है वो समझाएं, और यदि कोई नया वर्कर हमारी कंपनी में आया है तो वो हमारी कंपनी की मशीनों को कैसे यूज़ करेगा उसके बारे में भी ये बताता है। 10th पॉइंट हमारा है विविध कार्य, मिसलेनियस फंक्शंस। और इसके अलावा और भी कार्य करता है। कोई इमरजेंसी काम आ गया, अचानक से कोई कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, उसके आधार पर वर्कर से काम करवाना, वर्कर्स की कंप्लेंट्स को ये सुनने का कार्य करता है, उन्हें उच्च अधिकारियों को अपने सुझावों के साथ प्रेषित भी करता है।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाएगा कुशल पर्यवेक्षक के गुण क्या हैं, क्वालिटीज़ ऑफ एन इफेक्टिव सुपरवाइज़र। एक अच्छे सुपरवाइज़र में क्या गुण होने चाहिए, तो उसमें पहला पॉइंट हमारा आएगा तकनीकी क्षमता या टेक्निकल कॉम्पिटेंस। तकनीकी जानकारी इसमें होनी चाहिए। उत्पादन की प्रक्रिया जो हमारा है उसकी पूरा ज्ञान इसको होना चाहिए। टेक्निकल नॉलेज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, ही मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस टेक्निक। ठीक है, तो उत्पादन की जो प्रक्रिया है, कैसे कैसे उत्पादन हो रहा है, कौन कौन सी मशीनों से हो रहा है, इसको पूरी नॉलेज होगी तभी तो ये वर्कर को बता पाएगा। बी पॉइंट है काम सिखाने की विधि का ज्ञान, नॉलेज ऑफ द वेरियस टीचिंग टेक्निक्स। केवल मात्र कुछ स्वयं को जानकारी हो जाने से कार्य नहीं बनता, बल्कि इसे ये भी पता होना चाहिए कि वर्कर को हम किस प्रकार से किस तकनीक से जो है कार्य को सिखाएं। कार्य सिखाने की तकनीक का भी इसे ज्ञान होना चाहिए। अपने दल का नियोजन करना, संगठन करना, नियंत्रण की विधियों का ज्ञान, नॉलेज टू प्लान, ऑर्गेनाइज एंड द कंट्रोल ओवर एक्टिविटीज़ ऑफ द टीम। दल या टीम का मतलब होता है इस जो सुपरवाइज़र है इसके नीचे कुछ वर्कर कार्य कर रहे होते हैं, वो इसकी टीम होती है। ठीक है, तो अपनी टीम मतलब उसके नीचे जो वर्कर हैं उनके कार्य के लिए प्लान करता है, उनको सभी को काम का बंटवारा करता है, संगठन करता है और नियंत्रण करता है, मतलब वर्कर ने काम किया या नहीं किया इसको चेक करता है। सेकंड मेन पॉइंट पर आते हैं, पर्यवेक्षक कुशल प्रशासक होना चाहिए। ही मस्ट बी ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। हमारा जो पर्यवेक्षक है वो एक अच्छा प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ चुके हैं, जो कि सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। ये प्लान करता है कैसे वर्कर से काम करवाना है, वर्कर को आदेश ऑर्डर देता है, वर्कर के काम को ये नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। ही मस्ट गेट द मैक्सिमम वर्क डन एट द लीस्ट कॉस्ट। कम से कम खर्चे में ये ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर से काम करवा के संस्था को देता है। ये देखता है कि संस्था में जो है सही काम पूरे डिसिप्लिन या अनुशासन से चल रहा है कि नहीं, स्वयं भी अनुशासन प्रिय होना चाहिए। वर्कर से कैसे कॉपरेशन लेनी है, कैसे सहयोग लेना है, कैसे सभी वर्कर मिल करके कार्य करें, इस चीज़ का भी इसको पूरा ज्ञान होना चाहिए। ही मस्ट हैव नॉलेज टू गेट द कॉपरेशन फ्रॉम द वर्कर्स। इसे आदेश देने की कला का ज्ञान होना चाहिए। ही मस्ट एन एबिलिटी टू गेट द वर्क डन, टू गिव द ऑर्डर टू द वर्कर्स। इसको संतुष्ट करने की कला भी आनी चाहिए। ही मस्ट हैव एन एबिलिटी टू सेटिस्फाई द वर्कर्स नीड्स। वर्कर्स की संतुष्ट करना कि उन्होंने कार्य कर लिया और कार्य करने के बदले में उनको पर्याप्त मात्रा में तनख्वाह भी हम उन वर्कर्स को दिलवा रहे हैं मालिकों से। थर्ड पॉइंट हमारा आ जाएगा मानवीय दृष्टिकोण या ह्यूमन व्यू पॉइंट। वर्कर के साथ में सभी कर्मचारियों के साथ में इसका जो दृष्टिकोण है, इसका जो विचार है वो मानवीय होने चाहिए। सहयोगपूर्ण जो है इसका व्यवहार होना चाहिए। ही मस्ट हैव ए कोऑपरेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स द वर्कर। वर्कर के साथ सहयोग करे, कर्मचारियों में रुचि दिखाए। ही मस्ट टेक द इंटरेस्ट इन द वर्कर, कि वर्कर जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। उसके बाद है न्यायप्रिय होना चाहिए। ही मस्ट बी ए गुड जज। सभी वर्कर्स के साथ न्याय करना है, जो वास्तव में अच्छा कार्य कर रहा है उसको इनाम दिलवाए, जो कार्य नहीं कर रहा उसके लिए फाइन दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। ये उत्साहवर्धक होना चाहिए। ही मस्ट मोटिवेट ऑल द वर्कर्स। इसमें प्रशंसा करने का और डांटने की योग्यता भी होनी चाहिए। एबिलिटी टू प्रेज एंड द स्कॉल्ड द वर्कर्स। प्रशंसा करना और दंड ये दोनों ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेशन के साधन है। मोटिवेशन चैप्टर में हमने डिटेल में इसके बारे में पढ़ा है। इसमें आत्मविश्वास बढ़ाने का गुण होना चाहिए वर्कर्स के बीच में। टू जनरेट, ही मस्ट एन एबिलिटी टू जनरेट द सेल्फ कॉन्फिडेंस बिटवीन द वर्कर्स। जब उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा तो वो अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। खुली विचारधारा वाला ये होना चाहिए। ही मस्ट बी ए पर्सन ऑफ ए ओपन माइंडनेस। फोर्थ पॉइंट हमारा है निष्पक्ष होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए। वर्कर्स के बीच में ये जो है न्यायप्रिय तरीके से कार्य करें, निष्पक्ष होना चाहिए, पक्षपात नहीं कि मेरी जान पहचान वाला है इसको मैं ज़्यादा लाभ दिलवा दूँ, दूसरे को लाभ ना दिलवाऊँ। यदि ये पक्षपात करेगा तो फिर वर्कर्स जो है रिटेलिएट करते हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं और फिर संस्था में समस्या उत्पन्न हो जाती है एकता की। पाँचवा पॉइंट है टीम भावना, ये टीम स्पिरिट इसमें होनी चाहिए, ताकि कलेक्टिवली सभी के साथ इकट्ठे मिलकर सभी वर्कर जो है हमारे कार्य को कर सकें। और यदि सभी वर्कर मिल कर के काम करेंगे तो आसानी से ये पूरा हो जाएगा। सिक्स पॉइंट है संगठनात्मक योग्यता या फिर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। संगठन करने की योग्यता इसमें होनी चाहिए। ही मस्ट बी एन रिसोर्सफुलनेस
क्वालिटी ऑफ रिसोर्सफुलनेस, इसमें शक्ति संपन्नता होनी चाहिए ताकि सारे कार्य को कर सके। इसमें आदर प्राप्त करने की योग्यता होनी चाहिए, टू गेट द रिस्पेक्ट फ्रॉम द वर्कर्स। क्रोध अपने पर नियंत्रण करने की क्षमता होनी चाहिए, यू मस्ट हैव ए पेशेंस। इसमें आत्मविश्वास होना चाहिए, यू मस्ट हैव ए कॉन्फिडेंस। इसमें दल भावना या टीम स्पिरिट होनी चाहिए कि पूरी टीम को एक साथ लेकर चले और सब मिलकर के कार्य करें। ये अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करने वाला होना चाहिए, यू मस्ट हैव एन एबिलिटी टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी बात को कहने और दूसरे की बात को सुनने की योग्यता भी इसमें होनी चाहिए, टू पुट ऑन हिज व्यू एंड टू हियर अदर्स कॉन्सेप्ट। मतलब हम अपनी बात को तो कहें परंतु दूसरे की बात, वर्कर की अगर कोई समस्या आ रही है उसको भी हम सुने और समझें। हम समझेंगे और सुनेंगे तभी वर्कर की समस्या को हल कर पाएंगे, और जब तक वर्कर को कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, वो जो भी उत्पादन करेगा वो गलत हो सकता है। समन्वय की योग्यता होनी चाहिए इसमें, ही मस्ट हैव एन एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट ऑल द वर्कर्स। विश्वास पाना, वर्कर्स से भी विश्वास पाइए अपना, ताकि वर्कर अपनी समस्याओं को निसंकोच होकर इसे बता सके। ही मस्ट गेट एन कॉन्फिडेंस ऑफ द वर्कर्स, और मैनेजमेंट का भी विश्वास ये पा सके। इसमें सुनने की योग्यता होनी चाहिए, ही मस्ट हैव एन एबिलिटी टू लिसन। अगर हम वर्कर्स की बात को ध्यान से सुनते हैं तो फिर हमारे को बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं जो है वो मिल सकती हैं, जो संस्था के लिए लाभदायक हो सकती हैं। और कुछ एक ऐसी भी जानकारियाँ हमारे को मिल सकती हैं, जो अनुभवी वर्कर हमारे होते हैं तो वो अपने अनुभव एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ ऐसी जानकारियाँ हमारे को दे सकते हैं जो कि संस्था के लिए लाभदायक हो सकती हैं। 8वां पॉइंट है कर्मचारियों को समझाना, तो एबिलिटी टू को समझना, ये भी आ जाएगा कि एबिलिटी टू जज वर्कर्स का स्वभाव, उसकी आदत, उसको हमें जो है उसको समझना है, कौन किस प्रकार का व्यक्ति है, उसकी क्या आदत है, और उस आदत के अनुसार ही वर्कर जो है उसको समझाया जाए। जो देरी से समझ पाता है उसको ज़्यादा समय देना होगा, और उसकी योग्यता और कार्य करने की क्षमता। कुछ वर्कर बहुत अच्छे एक्सपर्ट होते हैं, कुछ वर्कर कुछ कमज़ोर होते हैं, तो उनकी काम करने की क्षमता के अनुसार ही हम उनको काम दें। ही मस्ट डिस्ट्रीब्यूट द वर्क अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ द वर्कर्स। 9 पॉइंट है धैर्य या फिर पेशेंट। कर्मचारी की अगर कोई गलती करता है, सीखने में वो काफ़ी देरी लगा रहा है, तो इसे धैर्य नहीं खोना चाहिए। धैर्य बनाए रखें, वर्कर को समझाएं कि भविष्य में वो इस प्रकार की गलती को दोबारा ना करें। अगला है शारीरिक ताकत या फिजिकल विगर। भारी काम वर्कर अगर इसको करना पड़ता है, लगातार रोज़ के रोज़ हज़ारों वर्कर के काम को इसको चेक करना होता है, तो लगातार काम करने से भी ये थक ना जाए, तो इसे लगातार काम करना है। हैज़ टू परफॉर्म इस ड्यूटी कॉन्टीन्यूसली 24 आवर्स में भी, या 8 से 9 घंटे तो इसे करना ही होगा, तो भी ये काम करने की क्षमता इसमें होनी चाहिए।